सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार और संगीता जी आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी बहुत बहुत नमस्कार आपको और हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं और सखियों को भी बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, एकदम दुरुस्त। तो एकदम दुरुस्त है तो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हम बता दें कि आज किन किन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है तो इस पर चर्चा करेंगे और रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे क्योंकि वो प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे लिए, है ना जी। और मौसम कुछ ऐसा चल रहा है ममता जी कि सावधानियां भी थोड़ी जरूरी हैं और लोग बरत भी रहे हैं और रसोई की तरफ भी चलेंगे और साथ ही साथ बातचीत भी बहुत जरूरी है। प्यार मोहब्बत से बातें करना बहुत जरूरी है। तभी तो रिश्तों में प्रगाढ़ता बनी रहती है, रिश्तों में प्यार बना रहता है। तो रिश्तों में जो संवाद है वो बड़ा जरूरी है कि किस तरह से हम एक दूसरे तक प्रेषित करते हैं ना। तो इस पर भी चर्चा करेंगे और जब सब कुछ अच्छा होता है तो खान पान भी कुछ अच्छा होना चाहिए, है ना। तो फिर दिन सज जाता है, दिन खुशगवार बीतता है। तो व्यंजन के बारे में भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी। लेकिन पहले क्या चर्चा की जाए? पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं कि 7 मई 1861 को जन्मे कोलकाता में और आज जो है ममता जी पुण्यतिथि है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की, यानी कि 7 अगस्त। और एक कवि के रूप में अगर उन्हें देखें, एक लघु कथाकार या लेखक या गीतकार या नाटककार या निबंधकार, और ये तो मुझे लगता है कि सर्वविदित है कि वो एक बहुत ही अच्छे चित्रकार भी थे। तो मानी हुई बात है कि चूंकि बंगाल में थे, वहां से रहते थे, तो उनकी जो कविताएं हैं या जो लघु कथाएं हैं यानी कि उनकी रचनाएं जो थीं वो यहीं की प्रादेशिक भाषा यानी कि बंगाली में थीं, जिन्हें बंगाली साहित्य में नए गद्य और पद्य रूप और बोलचाल की भाषा में मतलब प्रयोग किया ज्यादातर जाता था। और चूंकि वो जगह है जिसमें कि वहाँ की भाषा चलती है, तो उस तरह से बोलचाल की जो भाषा थी उसमें उन्होंने लिखा। और जो शास्त्रीय जो संस्कृति है उस पर भी कुछ आधारित पारंपरिक जो चीजें थी उन पर भी उन्होंने लिखा। और अगर बात करें कि पश्चिम में भारतीय संस्कृति को एक कह सकते हैं ना कि पेश करने का तरीका जो था, उन्होंने क्या किया कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रायोगिक विद्यालय की भी स्थापना की, शांति निकेतन, जहां उन्होंने भारतीय और पश्चिमी परंपराओं में सर्वश्रेष्ठ को मिलाने का प्रयास किया और स्थायी रूप से स्कूल में वे बस गए, जो 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय भी बन गया। उनसे जुड़ी हुई एक घटना है जिससे हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिल सकती है संगीता जी। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से जुड़ी हुई बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है। टैगोर ने ढेर सारी कविताएं लिखी हैं। वो अक्सर दिव्यता, अस्तित्व, कुदरत और सौंदर्य सहित तमाम चीजों के बारे में बहुत कुछ कहते सुनते थे, जबकि खुद उन्हें इन चीजों को कहीं कोई अनुभव खास तौर से नहीं उन्होंने जुटाया था। वहीं पास में एक बुजुर्ग रहा करते थे उनके पास में, जो खुद एक सिद्ध व्यक्ति थे। ये बुजुर्ग दूर से कहीं उनके रिश्ते में भी लगते थे। जब भी टैगोर कहीं भाषण या व्याख्यान देने जाते तो ये बुजुर्ग सज्जन भी वहां पहुंच जाते और उन्हें देखते रहते। जब भी रविंद्रनाथ टैगोर उनकी तरफ देखते तो वे अचानक असहज से हो जाते। तो एक दिन क्या हुआ कि टैगोर सूर्यास्त देखने के लिए नदी के किनारे की ओर चले जा रहे थे। रास्ते में ढेर सारे गड्ढे पड़े थे जो पानी से भरे हुए थे। तो टैगोर उन गड्ढों से बचते हुए सूखी जगह तलाशते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो फिर आगे क्या हुआ जरा बताइए संगीता जी। जी, दरअसल बुजुर्ग उनको मौका मिलते ही टैगोर से सवाल करने लगते हैं कि तुम इतना सत्य के बारे में बात करते हो, लेकिन क्या सचमुच तुम इसके बारे में जानते हो? टैगोर को पक्के तौर पर ये नहीं पता था कि वो बुजुर्ग जानते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं। हालांकि टैगोर इतने महान लेखक थे कि जब आप उनकी कविता पढ़ते हैं तो कहीं से भी ये नहीं लगता कि वो बिना अनुभव या बिना जाने उन्होंने ऐसी चीजें लिखी होंगी। लेकिन वो बुजुर्ग फिर भी उनसे
इसे लेकर लगातार सवाल करते रहते। इसलिए जब भी गुरुदेव की नजरें उनसे मिलती वो सकपका उठते। हालांकि धीरे धीरे उनके भीतर भी इसे लेकर एक खोज जारी हो चुकी थी कि आखिर वो क्या है जिसके बारे में मैं बात तो करता हूँ लेकिन उसे जानता नहीं हूँ। फिर क्या हुआ कि एक दिन बारिश हो रही थी, बारिश हुई और फिर रुक गई। तो टैगोर को हमेशा नदी के किनारे सूर्यास्त देखना बहुत ही अच्छा लगता था। तो उस दिन भी टैगोर सूर्यास्त देखने के लिए नदी के किनारे की ओर चले जा रहे थे। तो रास्ते में जो गड्ढा था, गड्ढे में जो पानी था, उस पानी से वो थोड़े से परेशान से हुए। तो जब क्या हुआ, घर जाकर वो इतने बड़े लेखक थे, जब उनकी कविता पढ़ते हैं तो ये सब बातें उनमें नजर आती हैं। तो एक दिन उन बुजुर्ग के घर वो गए, दरवाजा खोला तो देखा और बोले कि टैगोर से उन्होंने, बुजुर्ग ने बोला कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम सच जान चुके हो। जो सच तुम जानना चाहते थे वो तुम्हारी आंखों में साफ झलक रहा है। तो इस तरह से जीवन की छोटी छोटी जो घटनाएं होती थी, जो सत्य होता है, जीवन का जो दर्शन छुपा होता है, वो अपनी आंखों से देखते थे, आत्मसात करते थे और फिर उसको अपनी रचनाओं में ढालते थे। तो ये जो सूर्यास्त का समय था वो दिखाने का, बताने का भी मकसद यही है कि उन्होंने अपनी आंखों से जब देखा तभी उसे महसूस किया। जी जी। तो बहुत सारी उनकी रचनाएं ऐसी हैं जिसमें ये झलक पूरी तरह से दिखती है, क्योंकि कई ऐसी उनकी रचनाएं हैं जिसमें ग्रामीण जो परिवेश है उसकी पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि परछाई सी चलती है, या फिर उनके जो साहित्य हैं उनकी बात किया जाए तो कह सकते हैं कि ममता जी जो भी उनकी रचनाएं थीं वो दिल को छू लेने वाली होती थीं और सहज ही दिल में पूरी तरह से उतर जाती थीं। और इसी तरह वो सुधारक भी थे और जल्दी ही जो कविता उन्होंने कम उम्र में ही लिखना जो है शुरू कर दिया था और कई किताबें उनकी प्रकाशित हुई, मानसी भी उसमें एक थी। तो उनकी जो प्रतिभा थी वो बहुत उसमें परिपक्वता नजर आती थी, क्योंकि जो प्रसिद्ध कविताएं थी वो जब भी वो लिखा करते थे तो दिल में सीधे उतर जाती थी। तो एक तरह से चूंकि समझ में अच्छी तरह से आती थी तो एक परिपक्वता नजर आती थी जिसमें हर पहलू ही होता था। हरी हरी वसुंधरा नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये
ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। चित्रकारी जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत सुंदर है, क्योंकि जीवन का पूरा एक तरह से कहते हैं ना कि मर्म उसमें आ जाता है ममता जी। पूरा दर्शन होता है। और चित्रकारी कई तरह की होती है। वो चाहे कुदरत की चित्रकारी हो या फिर हाथ से किसी बनावट की चित्रकारी हो या फिर कागज पर पेंसिल के जरिए जो चित्र उकेरे जाते हैं वो हो। अब आज हथकरघा दिवस है, हमने जिक्र भी किया, तो हथकरघा दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है? यही कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहें, और जो हाथ के जरिए जो कुछ बनावट होती है बहुत सारे गांवों में, कस्बों में आज भी जो मतलब निजी स्तर पर घरों में लोग उद्योग करते हैं, तो उनको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा महात्मा गांधी ने चरखे से जो बनावट होती थी उसको बढ़ावा देते थे, खादी को। तो अब चलन थोड़ा कम हो रहा है, हालांकि चूंकि लागत भी ज़्यादा लगती है और कॉस्ट भी उसका ज़्यादा होता है, लेकिन क्या हम एक पोशाक खादी का नहीं पहन सकते हैं? क्या हम उसे बढ़ावा नहीं दे सकते हैं? क्या हम उसे अपनी संस्कृति से जोड़कर आने वाली पीढ़ी को ये नहीं कह सकते हैं कि तमाम फैशनेबल पोशाक पहनने के साथ साथ खादी भी पहनो? हाँ, तो ये तो है ही है कि देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने देश को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सोच विचार ज़रूर करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि इन कपड़ों को जब हम पहनते हैं या हम देखते हैं तो कुछ ऐसा लगता है उसकी बनावट को देखकर, उसकी जो कारीगरी है उसको देखकर कि कहीं ना कहीं इसके धागे कहीं थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन जब उसमें प्रेस आप करेंगे या फिर जब आप उसको इस्तेमाल में लाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि धोने से और प्रेस करने से उसके अंदर कितनी मतलब एक सुंदरता सी आती है। और ना ही सिर्फ जो पूरी तरह से हाथ से बनी हुई चीजें होती हैं या करघे पे बुनी हुई होती हैं, बल्कि उन्हें भी धीरे धीरे से परिष्कृत किया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ एक हैंडलूम की जो साड़ियाँ वगैरह आती हैं या जो शलवार कुर्ते वगैरह आते हैं, जो परिधान आते हैं, या फिर जो हम गमछा वगैरह की जो बात करें या टॉवल वगैरह, तौलिया वगैरह होती है, या फिर कालीन की जो बात करें, तो ये सब में अपना एक अलग ही एक कहते हैं ना कि एक देश के बुनकरों की और उनकी परंपरा अलग पहचान है ये। और बुनाई परंपरा की को बढ़ावा देने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि वो बुनकर हैं जो अपने अपने घरों में निजी क्षेत्र में निजी स्तर से शुरुआत करते हैं और उसे व्यावसायिक स्तर तक आयाम देते हैं। वो युवा बुनकर की प्रतिभा को और कारीगरी को पहचाननी चाहिए। हम सबको युवा बुनकरों की प्रतिभा पहचाने और उनके लिए हम कुछ कर सकें तो करें, और उनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि उनका ये व्यवसाय बच सके और उनकी आय का जरिया भी बन सके। जी, और इसके लिए कुछ ममता जी देखिए जो पोर्टल वगैरह हैं, ई पोर्टल वगैरह, वो सब भी लॉन्च किए गए हैं, लेकिन हम अपने
स्तर पर क्या कर सकते हैं। जैसे कि प्रदर्शनियां वगैरह लगती हैं, तो ये जब भी जहां भी अगर आपके शहर में लगती हैं या कहीं भी लगती हैं तो उन्हें देखने जरूर जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं जाते हैं, आलस में सोचते हैं कि अरे आलस में भी, व्यस्तताओं के कारण भी कई बार हम इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं अपने काम में कि चाह कर भी जाना नहीं हो पाता है। लेकिन महानगरों में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, वो प्रदर्शनी के जरिए वो चीजें पा सकते हैं। हालांकि अब ऑनलाइन भी ये सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन प्रदर्शनी में जाकर आप अपने हाथों से देखकर, छूकर, खासतौर से महिलाओं को कपड़ों का बड़ा शौक है, पोशाक परिधान का, तो तरह तरह की साड़ियां होती हैं, चाहे वो बंगाल की साड़ी हो, असम की साड़ी हो या साउथ की। तो अलग अलग जो साड़ियों के प्रकार होते हैं, चाहे पश्मीना हो या कुछ, मतलब हम अलग अलग साड़ियों के नाम लेने चलेंगे तो बहुत सारा समय चला जाएगा, लेकिन वो चाहे साड़ी हो चाहे ड्रेस मटेरियल हो, तो अलग अलग राज्यों के जो बुनकर हैं उसे हाथ की बुनाई से, हाथ की कढ़ाई से बनाते हैं, उसे देखिए और उसे ले आइए घर में, ताकि उन्हें भी बढ़ावा मिले। जो बुनकर बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से बनाते हैं, उन्हें भी बढ़ावा मिले और उनके लिए भी आय का जरिया उपलब्ध हो सके। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दें। इसी तरह से हमारी एक सखी ने एक बात लिखी है कि 7 अगस्त 2015 में स्वदेशी हथकरघा और खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत में पहला वार्षिक राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। ये तिथि इसीलिए चुनी गई क्योंकि 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं से बचने और केवल भारतीय निर्मित उत्पादों का उपयोग करने के लिए स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। जी जी, जहां तक हथकरघा यानी हाथ से बनी हुई चीजों की बात है ममता जी, तो इसके कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं ना तो उसके मूल्य पर तुरंत चले आते हैं कि भाई इसका मूल्य क्या होगा। लेकिन कई बार हमने देखा कि जो मशीनों से बनी हुई चीजें होती हैं या जो परिधान होते हैं या जो शॉल वगैरह होते हैं, हाँ ठीक है कि वो देखने में तो बड़े सुंदर से होंगे, लेकिन जब हम उसका मूल्य आंकेंगे तो वो जो मशीनों से चीजें बनी होती हैं उनका मूल्य थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हाथ से जो बनी हुई चीजें होती हैं इनका मूल्य थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई हाथ से बनी हुई चीज को हम क्यों ले, इतना मूल्य हम क्यों चुकाएं। लेकिन यहाँ सोचने वाली, समझने वाली बात यह है कि जब हम उन चीजों को बनाते हैं तो उसमें जो लागत आती है या फिर जो बुनकर उन्हें बनाते हैं वो बड़े ही परंपरागत तरीके से बनाते हैं, तो जो लागत उसमें आती है वो लागत बहुत कह सकते हैं कि थोड़ी ज्यादा होती है। तो उस पर उसी हिसाब से जो पैसे हैं या जो उसका मूल्य है वो लिया जाता है। तो कई बार हम उसको सोचते हैं जिसको कि हमें नहीं सोचना चाहिए, है ना। और वो चीजें जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो चीज हमने खरीदी है वो बहुत टिकाऊ है, इसकी सुंदरता या इसकी बात या इसका जो एक कंफर्ट लेवल बोलते हैं ना, अलग है। हाँ संगीता जी, पारखी नजर जो होती है वो जान लेती है उसकी कीमत, आंक लेती है। भाई हमारा तो ये कहना है कि जो आप फैशनेबल कपड़े खरीदने जाते हैं तो फैशनेबल कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसकी लागत भी तो बहुत सारी होती है ना। अब मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, एक छोटी सी घटना कि असम से एक साड़ी किसी के यहाँ आई है, मतलब हमारे किसी मित्र के यहाँ, तो अगले ने पूछा कितने की साड़ी है। अब देखने में तो बहुत सिंपल सी क्रीम कलर की साड़ी है और देखने में ऐसा लग रहा है कि पाट, चौड़े पाट वाली साड़ी। तो अगले ने पूछा कि क्या है ये कीमत बताई, तो बताया कि ये तो 18,000 की साड़ी है। तो सामने वाले ने कहा 18,000 की साड़ी, तो अरे इतने में तो 4-5 साड़ियां आ जाती हैं। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति वहां बैठा था तो उसने कहा नहीं, असम की साड़ी, असम की सिल्क ऐसी महंगी मिलती ही है, लेकिन जिन्होंने पहना है, जिन्होंने देखा है वो जान सकते हैं। तो यहाँ बात कीमत की नहीं है, बात है बुनकरों को हाथ के बनाए चीजों को, सामान को बढ़ावा देना ताकि वो व्यावसायिक स्तर पर अपना फलक रच सकें। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पाले, जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, इनको और क्या चाहिए। तोहफा 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 लाया लाया लाया
महकी फिरती पवन हो जाके बिना जैसे हो तन, तेरे बिना मैं कैसे सजन। कस्तूरी सा तेरा बदन, महकी महकी फिरती पवन, दौड़े मेरे मन का हिरन, छूने को यौवन तेरा ता ता ता। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। तोहफा 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 लाया 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 लाया। बस एक नाम है, दिल का मेरे पैगाम है। साड़ी नहीं तेरा प्यार है, सुहागन का ये सिंगार है। तोहफा तो बस एक नाम है, दिल का मेरे पैगाम है। साड़ी नहीं तेरा प्यार है, सुहागन का ये सिंगार है। रेशम के रूप में तन से मेरे लिपटा हुआ मन तेरा। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। तोहफा 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 लाया 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 तोहफा 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 तोहफा। लाया लाया लाया। ये जो गीत है ममता जी, इसमें बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियां दिखाई गई हैं। क्या बात है। पूरा जो गीत है वो साड़ियों के बीच ही मतलब फिल्माया गया है। और देखिए ना, जो हमारा फेसबुक पेज है इसमें सखियों और सखाओं की ओर से हथकरघा दिवस पर अभी तक बहुत कम टिप्पणी आई है, और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी सखियां और सखा जो हाथ की बनी चीजें हैं कब खरीदी थी, कहाँ से खरीदी थी, और क्या तोहफे में हाथ की बनी हुई चीजें आप देते हैं, चाहे वो सखा हो चाहे सखी हो, तो जब उपहार देते हैं एक दूसरे को तो खरीदते ही है ना, तो वो हमें बताते रहें। और जब तोहफा देते हैं तो रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है और रिश्ते मजबूत भी होते हैं, और रिश्ते मजबूत तब भी होते हैं जब हम मीठी बातें करते हैं, मीठा बोलते हैं ना। रिश्तों में संवाद बहुत जरूरी है। गुमसुम बैठे दो लोग साथ में अगर उलझन भी है उनके बीच, तो अगर एक दूसरे से संवाद कर लें, बात कर लें, तो दोस्ती और बढ़ जाती है। जैसे आप जब आई, हम मिले जब सुबह सुबह, तो आप भी अपने काम में मसरूफ थी, हम भी अपने काम में मसरूफ थे, जैसे अजनबी से थे। लेकिन जैसे ही कहा कि अरे संगीता जी कैसी हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, फिर आप भी शुरू हो गए, फिर हमारे बीच बातचीत शुरू हो गई। तो ये संवाद बहुत जरूरी है, पुल का काम करता है एक दूसरे के बीच। और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने बैठे रहे, फिर कुछ बोलना नहीं हो सका, तो कई बार ऐसा भी होता है ना ममता जी कि भाई फलां आदमी पहले बोले, फिर उसके बाद हम बोलेंगे, फलां आदमी पहले बोले, फिर उसके बाद हम बोलेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं संवाद के टूटने
की बहुत बड़ी एक बात होती है, वजह होती है। तो ऐसा यूं भी हो सकता है कि कभी कभी अच्छा बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो संवाद या बातचीत से लेकर ऐसे होती हैं, यानी कि अपनी तरफ से अगर कोई बात छिड़ी गई तो अच्छा है, लेकिन फिर भी घर परिवार में या बाहर या किसी सखी के साथ में या दफ्तर में कहीं भी संवाद बहुत जरूरी है। और ये संवाद जो होते हैं वो हम तो ऐसा सोचते हैं कि भाई इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप इंतजार करें कि कोई व्यक्ति बोले तो हम बोलें, बल्कि बोलना है और साथ ही इससे जो एक विचार होता है, एक प्रेम होता है, वो आगे बढ़ाना है। कई बार गलतफहमी भी हो जाती है बोलने में, हम बोलते कुछ और है और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। कि जैसे एक उदाहरण है इसका बहुत बड़ा कि बैठो मत जाओ, बैठो मत जाओ। हाँ, इसका अर्थ बदल गया। हाँ, कि आप बैठो मत जाओ, जाओ मत, लेकिन सामने वाले ने समझ लिया कि बैठो मत चले जाओ। तो ऐसे ही होता है जब हम घर में एक दूसरे से बात करते हैं या बाहर दफ्तर हो या समाज में जहाँ कहीं बाहर जाते हैं, कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तो अलग अर्थ लोग ले लेते हैं। प्रेम आपस में होता है, अपनत्व होता है, सब राग अनुराग होता है, लेकिन उसके बावजूद कहते कुछ और हैं और सामने वाला अर्थ कुछ और निकाल लेता है। हाँ। कई बार हम सब के साथ ऐसी घटना घटित होती है। जैसे मान लीजिए एक बार किसी मित्र से किसी ने कहा कि भाई आप तो घर का बहुत सारा काम कर लेती हैं और आपकी तरह तो सुबह से शाम तक बिल्कुल चक्की की तरह पिसी हुई रहती हैं, अपने बारे में तो आप सोचती नहीं। तो उस महिला ने क्या समझा कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ और मेरे ऊपर तोहमत लगा रही कि मैं तो हाउसवाइफ की तरह दिन भर काम करती हूँ और ये दफ्तर जाती है तो ये अपने को बड़ा समझ रही है। जबकि उनका ये कहना था कि भाई अपने लिए भी वक्त निकालो, दिन भर क्यों चक्की की तरह पिस रही हो। हाँ बिल्कुल, तो कामकाज जो है वो भी एक मतलब जरिया बन जाता है। तो संवाद करने का तरीका अलग होता है, मतलब संवाद करने का तरीका ऐसा हो कि सामने वाले को गलतफहमी न हो और सामने वाला भी अनायास गलतफहमी न पाले। हाँ। और इसी तरह से घर परिवार में भी देखिए कि सभी उम्र के लोगों में ये बात लागू होती है कि संवाद बहुत जरूरी है। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो उनका जो एक स्वभाव होता है कि बहुत जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। कई बार ये होता है कि हम लोग बातचीत करते हैं, कई बार ये होता है कि व्यस्तता के कारण बच्चों से कह देते हैं कि भाई या उन्हें कुछ ऐसा कर देते हैं कि जाओ तुम अपना काम करो, खेलो, है ना। जबकि देखना ये चाहिए कि अगर बच्चे बात कर रहे हैं तो फिर बात जरूर करना चाहिए। अच्छा, कई बार ये होता है कि बात हम करते भी हैं लेकिन बात में तलखी होती है कि हम बात को किस तरह से कर रहे हैं, या बच्चे से हम बात कर रहे हैं या किसी भी उम्र के लोगों से बात कर रहे हैं, तो बात में जो एक तलखी होती है उसका भी असर लोगों पर बहुत पड़ता है। जैसे बच्चे हैं, अगर उनसे तलखी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो फिर वो बिल्कुल से चुप हो जाएंगे और फिर बोलेंगे ही नहीं। अब हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और एक विराम लेते हैं। जी।
संगीता जी, बातचीत बहुत ज़रूरी है और आपने भी कहा बच्चों के साथ संवाद बहुत ज़रूरी होता है। देखिए कि हमारी सखियां और सखा क्या कह रहे हैं संवाद के मामले में। एक श्रोता ने लिखा है कि हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा या फिर कम या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसीलिए कभी इस तरह का एहसास भर भी हो कि आपकी किसी बात से दूसरे व्यक्ति को दुख या पीड़ा पहुंची है तो बिना किसी विचार विमर्श के सीधे ही अपनी बात को सही मायने में समझाने की कोशिश करें कि आपका ऐसा मतलब कतई नहीं था, ताकि आपस में माधुर्य बना रहे। ऐसा ही प्रयत्न सामने वाले व्यक्ति की ओर से भी होना चाहिए कि वो दूसरे के स्नेह और भावनाओं की कद्र करते हुए बात को बढ़ने से रोके और बिना किसी जल्दीबाजी के सोच समझकर रिश्ते को टूटने से बचाएं। यानी कि बातचीत करने का ये भी मतलब है कि मतलब एकदम बात सारे मर्यादा में रहे तो ज्यादा है। अच्छा, और एक ऐसे हमारे कई सारे श्रोताओं ने लिखा है कि बोली गई बातें किसी भी रिश्ते की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। यदि उन्हें समझने में जरा भी भूल की जाए तो बात का बतंगड़ बन जाता है और फिर रिश्ते में दरार तो आनी ही आनी है। तो यानी कि बात जो है वो भी सोच समझकर करनी चाहिए, कितनी कब कहाँ करनी है वो तो हमें भी सोच समझकर बातचीत करनी चाहिए ना। फिलहाल एक गाना सुन ले। हाँ। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो। अंबर पे तारे जितने इतना समझ लो, मेरी पसंद तेरी कसम तेरी याद मुझे लूटे, में तो खाने वाले होते हैं झूठे, चलो जाओ हट जाओ दिल का दामन छोड़ो, तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो। आके न जाए कभी ऐसी बहार हो, तुम भी हमारे लिए जीवन सिंगार हो, सच मेरी कसम, तेरी पसंद तो है आँख के दिल में, तुम भी छुपी हो मेरे शीशाए दिल में, ओ मेरे हमदम, मेरे हमदम, मेरी बात तो मानो, तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो सजना, ओ सजनी, तुम तो प्यार हो। प्यार हो यहाँ पे सम है। हाँ। तो प्यार बहुत जरूरी है रिश्तों में। अगर प्यार होता है तो अपने आप संवाद, प्यार
मोहब्बत वाला होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कई बार ऐसा देखने सुनने में आता है कि जरा सी गलतफहमी के कारण आपसी संबंधों में दरार पड़ जाती है और तनाव होने से रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाती हैं। ऐसा अधिकतर तभी होता है जब आपके द्वारा कही गई किसी भी सीधी सही बात का अनुचित अर्थ निकालकर उसका वास्तविक मतलब ही बदल दिया जाए। आज समय बहुत बदल गया है। जहां पहले परिवार में हम की भावना होती थी, अब मैं और सिर्फ मैं की भावना हावी है और जब मैं आता है सामने तो फिर वहां पर तकरार होना जरूरी हो जाता है। मैं मतलब स्वाभिमान से ऊपर अभिमान। तो फिर संवेदनशीलता जो है वो रिश्तों में जो संवाद है उनकी होनी चाहिए। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई संवाद तो रिश्तों में ही नहीं अपितु सभी प्रकार के संबंधों में अति आवश्यक है, फिर चाहे वो मूक हो या वाचिक हो, किंतु मूक संवाद जहां पारस्परिक गहरे संवेदनशीलता के परिचायक हैं तो वहीं वाचिक संवाद कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी करने में समर्थ हो जाते हैं। फिर यदि रिश्तेदारों में आपस सौहार्द और सहयोग का अभाव है फिर वाचिक संवाद से बचना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी तो है कि लोग कई बार, अब आजकल देखिए ममता जी कि मोबाइल है, इंटरनेट है, उस पर लोग बात कर लेते हैं या फिर वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। तो कई बार तो ये होता है कि दूर हैं लेकिन उनसे संवाद हम स्थापित करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई दूर होने की वजह से संवाद भी स्थापित नहीं करते हैं या फिर करने का मौका नहीं निकालते हैं। और एक बात और है संगीता जी, जो मोबाइल और टेक्नोलॉजी की बात की, तो अब तो आलम ये है कि एक ही घर में 4 सदस्य बैठे हैं, एक एक कोने में बैठे होते हैं अपने अपने मोबाइल में, अपनी अपनी दुनिया में। तो ये जो संवादहीनता है, मतलब मोबाइल के जरिए संवाद चल रहा है, किसी मित्र से बात हो रही है, किसी रिश्तेदार से बात हो रही है, लेकिन घर में जो 4-5 सदस्य हैं उनसे सीधा संवाद नहीं हो रहा है। तो ये भी रिश्तों में खटास पैदा करने की नौबत लाता है और धीरे धीरे रिश्तों में जो ऊष्मा होती है रिश्तों की कम होने लगती है और रिश्ते सूखने लगते हैं। तो रिश्तों के पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है संवाद, और एक साथ बैठकर दिन में कम से कम एक बार साथ में बैठे, बोले बतियाएं, एक दूसरे से हाल चाल पूछे, दिन भर एक दूसरे से ये जाने कि दिन भर आपका दिन कैसा बीता, समय कैसा बीता, क्या कुछ किया। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अनजाने में किसी की बातों से आपके मन को ठेस भी लगी हो तो भी उन बातों को भुलाकर आपसी संवाद बनाए रखें, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने भी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और मौन धारण कर लेते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करें क्योंकि रिश्तों को जोड़ने में बहुत समय लगता है जबकि टूटने में सिर्फ एक क्षण। अतः किसी परिस्थिति में आपस में संवाद बंद नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी एक तल्ख बात कर दी जाती है कि बस रिश्ते टूट जाते हैं और जोड़ने की कोशिश नहीं होती। तो फिर नौबत आ जाती है फिर वही कि आप फोन पे बात करिए। कई बार फोन पे भी बात नहीं होती, तो फिर जो पास का जो प्यार है वो फिर बना रहना चाहिए। कई बार गानों के जरिए भी हम अपनी बात कह लेते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय गाना सुनवा दिया जाए, फिर और अपनी बातें लेकर हाजिर होते हैं गाने के बाद। हाँ जी।
इश्क क्यों पैदा किया। सनम आज ये कसम खाए, मुड़ के अब देखने का नाम ले, प्यार की वादियों में खो जाए। ऐ सनम आज ये कसम खाए, ऐ सनम आज ये कसम खाए, ऐ सनम तो कस्में वादे होने चाहिए, तभी प्यार बढ़ता है ना। और इन कस्मों वादों को निभाना भी चाहिए। हाँ। अब एक श्रोता ने भी तो इसी तरह की बात लिखी है। संवाद का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सुनना। खुद के बारे में तब बोला जाए जब लगे कि सामने वाला भी कुछ हमसे सुनना चाहता है। अगर एक शब्द बोला जाए तो 100 शब्द सुनने की क्षमता आप में हो। तो क्या हुआ, आप कहीं गुम हो गई क्या? नहीं, मैं वही देख रही हूँ कि जी हाँ, संवाद तो बहुत जरूरी। और जब बोलते हैं हम लोग ये हैं तो फिर सुनने की क्षमता जो है वो बहुत जरूरी होती है। कई बार ऐसा भी होता है ममता जी कि कोई सुनता चला जाता है तो कोई बोलता चला जाता है, तो वो बात हो जाती है। तो ये देखना चाहिए कि जब हम किसी से कोई बात कहते हैं तो फिर हमें, जैसे बच्चे हैं उनकी भी कोई बात सुनना चाहिए। बच्चों को अक्सर हम लोग बोलते चले जाते, भाई ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो, लेकिन उन्हें भी तो सुने और बुजुर्गों को भी सुनो। घर में जो बुजुर्ग होते हैं कई बार उनकी हम अवहेलना कर जाते हैं अनजाने में, और वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सक्षम जीवन जिया होता है हमारे बुजुर्गों ने, और ऐसा जीवन जिया होता है जब किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। खास तौर से उन बुजुर्गों को जब इग्नोर किया जाता है, कोने में बिठा दिया जाता है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उनके मन को कितनी ठेस पहुंचती होगी कि देखो हमने अपने बच्चों को बड़ा किया, लालन पालन किया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छी परवरिश दी, लेकिन जब हमारी बारी आई है तो हमें कोने में बिठा दिया गया है। इन्हें हमारी बात सुनने की भी मोहलत नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो ऐसे में उन्हें बहुत चोट पहुंचती है। तो उनकी भी सुने जरा जी। और उनकी तकलीफें भी पता नहीं चलती हैं। बातचीत नहीं होगी तो फिर उनके मन में क्या है, दिल में क्या है, या उन्हें कहाँ तकलीफ है, ये भी नहीं पता चलता है। और अब जो थोड़ी बहुत तकलीफ है वो बारिश में है कि मतलब अगर हम लोग सावधानियां नहीं बरतें तो तकलीफ हो जाएगी। हाँ, बहुत तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि जहाँ बारिश रोमानी मौसम है, बड़ा खुशगवार मौसम लगता है, बारिश देखते हैं हम खिड़की से तो बड़ा सुंदर लगता है। वो जो बूंदे जब खासतौर से रिमझिम बूंदे बरसती हैं, पत्तियों पर ठहर जाती हैं, तो ऐसे लगता है कि माला सी पिरो दी गई है, लेकिन उसके पीछे जो परेशानियां हैं उसको हम भूल जाते हैं। हाँ, तो वही तो एक चीज है ना कि देखने में इतना ज्यादा हम लोग मशरूफ हो जाते हैं, देखते हैं कि भाई ये इतनी सुंदर, और बस उसी चक्कर में भूल जाते हैं। फिर बाहर निकलना और फिर बहुत सारे इन्फेक्शंस। बिल्कुल नहीं, हम याद रखते हैं और सखियों और सखाओं को भी याद दिलाते हैं कि भाई घर से बाहर निकलना तो आपकी मजबूरी है, वो तो आप रोक नहीं सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको निकलना ही निकलना है। और जो लोग कामकाजी हैं उन्हें तो नियमित रूप से अपने सेट टाइम पे ही निकलना पड़ता है, चाहे जितनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही हो। तो ऐसे में थोड़ी सी सावधानी बरतें। जैसे आप अगर पानी पी रहे हैं तो पानी को उबाल कर पिए, उसे छान कर पिए, और जो रोज पी रहे हैं पानी उसकी बजाय थोड़ा सा एहतियात बरत लें तो ठीक होता है। और ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं तो अपनी सेहत को भी बचा सकते हैं। हाँ, और इस मौसम में देखिए ठंडा पानी भी लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं, तो बहुत बर्फ जमा हुआ जो पानी होता है वो भी न पिए। जो पानी उबाल कर पीने, यानी कि जो नॉर्मल पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर का, वही पिए। और मच्छरदानी लगाकर सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय जो बीमारियां फैलती हैं वो मच्छरों के काटने से ज्यादा फैलती हैं। और जहां पानी इकट्ठा होता है, हाँ। जो इकट्ठे पानी में दिन में जो मच्छर पलते हैं वो मच्छर ज्यादा खतरनाक होते हैं। उन मच्छरों से डेंगू जैसी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो उन मच्छरों से बचाने के लिए आपको कहीं पानी इकट्ठा है तो उसे साफ सफाई की आप मुहिम चलाएं। अगर कहीं सोसाइटी में बाहर सड़क पर है तो उसके लिए आप कोशिश करें, और घर में तो कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें जी। और टहलने जाते समय भी सुबह के समय थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि इस समय हवा में उतनी ज्यादा शुद्धता नहीं होती, क्योंकि मॉइस्चर होता है थोड़ा, कहते हैं ना कि जैसे फंगल टाइप का होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा सावधानी बरतें। और
मोटा कपड़ा रात के वक्त सोते समय पहनना चाहिए ऐसा। और गीले कपड़े जो हैं वो अगर गीले हो गए हैं कामकाज करते वक्त तो उसे तुरंत बदल लें। और गाना सुनते रहें बीच बीच में तो आपका मन बहलता रहेगा। तो सुनते हैं ये गाना। से तुमने भी कितनी नींदें चुराई हिसाब दो। से क्यों भर दिया बातों ही बातों में कैसे जादू जगाया जवाब दो। आँखों से तुमने भी कितनी नींदें चुराई हिसाब दो। मालूम होगा तुम हमारे कौन हो। तुमको शायद मालूम होगा तुम हमारे कौन हो। हम तुम्हारे जो भी होंगे तुम हमारे कौन हो। पहले भी ऐसी ही कितनी बातें छुपाई हिसाब दो। तुमने हंसी ही हंसी में क्यों दिल चुराया जवाब दो। जब मिले थे हम पहले पहले तुम तो कुछ से मिलकर हो गए यूं वरना हम ऐसे न थे। दिल में मोहब्बत का तूफान किसने उठाया जवाब दो। तुमने हंसी ही हंसी में यूं दिल चुराया जवाब दो। तो भाई संगीता जी आप देख रहे हैं कि श्रोताओं की टिप्पणियां पढ़ने में बिल्कुल मशगूल हो गई हैं। क्या लिखा क्या है जरा जोर से तो पढ़िए। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक महेश्वर का किला देखने गए थे। वहाँ बहुत सारे बुनकर कॉरिडोर हैं जो बहुत सी साड़ी तुम्हें बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कसीदे बुनकर बहुत बारीकी से जो है वो ये बुना जाता है। और श्रीमती के लिए उनसे साड़ी खरीदी जो आज तक जो है त्योहार पर पहनती हैं। तो इन्होंने कई अलग अलग तरह की जो हमारे जो फिल्मी कलाकार होते हैं उनके नाम पर जो साड़ियां हैं वो वहां पर बेची जाती हैं। तो बताइए इस तरह की भी साड़ियां होती हैं जो एक से एक सुंदर होती हैं और हमारे फिल्मी सितारों के नाम पर रख दी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और अब मिली जुली टिप्पणियां हमारे सामने हैं तो श्रोताओं तक हम पहुंचा देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है टैगोर के बारे में जो हमने जानकारी दी थी उससे जुड़ी हुई टिप्पणी है इनकी। लिखा है कि आंख की किरकिरी, नौका डूबी, रविंद्रनाथ
टैगोर के लिखे हुए उपन्यास पढ़ने की इतनी ज्यादा लालसा थी कि लाइब्रेरी में हमें नंबर लगाकर लेना पड़ता था और काबुलीवाला फिल्म भी स्कूल में देखी थी। और विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार, दार्शनिक, कवि, नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को सादर नमन। और एक श्रोता ने लिखा है कि आमार शोनार बांग्ला, जाने कितनी दफा बंगला की शीनी ज़ुबां में ढले इस गीत की सुरमई छुअन ने रूह को महकाया है। जो गाने की लाइन थी, एकला चलो रे आमार शोनार बांग्ला। लेकिन इन गीतों को रचने और उन्हें मीठी धुन में पिरोने वाले गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के सांस्कृतिक मानस को बहुत गहरे से नहीं समझ सकी मैं। मगर कुछ दिन पहले इंदौर में हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ लोकल कलाकारों ने रवींद्रनाथ टैगोर के संगीत का वृंदगान किया था और उनकी सृजनात्मक मेधा के कुछ वीडियोस क्लिप देखने को मिले, जो गुरुदेव का गहरे और विराट व्यक्तित्व से रूबरू होने का सुनहरा मौका मिला। गुरुदेव को याद करते हुए आज के दिन रवींद्र संगीत के संरक्षण के प्रति सब में स्थायी भाव जागे, यही हमारी सुरमई कामना है। बहुत ही सुंदर इनकी टिप्पणी है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कुछ व्यंजन नहीं बताएंगे? कुछ खाने की बात तो करनी है, क्योंकि इसके बाद जब 4 बजे यहाँ से फ्री होंगी हमारी सखियां और सखा भी, तो कुछ तो अपने रसोई में जाकर बनाएंगे। तो बताइए क्या बनाना है आज? मीठा मीठा सा ताकि मिठास घुली रहे। हाँ, तो उसको कुछ लोग पुआ बोलते हैं और हमारे जो बिहार में है उसको ठेकुआ भी कहा जाता है। हाँ, क्या बात है। हाँ, तो बड़ा कुरकुरा सा, बड़ा अच्छा सा होता है। वैसे छठ में बनाया जाता है, लेकिन आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। वो ठेकुआ तो फिर कई दिन तक सुरक्षित रहता है और वो कहते हैं सबके हाथ से उतना अच्छा नहीं बन पाता। देखते हैं आप कैसा बनाती हैं, चलिए बताइए। जी, तो अगर आप ऐसा मल्टीग्रेन कहते हैं जो आटा है, उसको अगर लेकर बनाएंगे तो बहुत अच्छा कुरकुरा सा बनेगा। वैसे तो घर में भी बना सकते हैं इस तरह का आटा जो है, वो हम बाद में बता देंगे फिर कभी। तो 4 कटोरी आटा लेना है, 1 कटोरी उसमें आप घी डाल दीजिए और 1 कटोरी चीनी, या फिर कई बार लोग उसको गुड़ से भी सानते हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो चीनी वाला है। तो उसको 1 कटोरी घी, 1 कटोरी चीनी और 4 कटोरी आटा डाल करके आपको अच्छे से मिला लेना है, लेकिन उसमें पानी नहीं डालना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कड़ा सा लगेगा या कुछ दिक्कत होगी तो आप थोड़ा सा घी उसमें 1-2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं, छोटे चम्मच। और उसको खूब गूंथना है, बिल्कुल जैसे पानी डाल के गूंथते हैं वैसे घी डाल के डालना है। हाँ, घी डालना है और उसको खूब हाथ से उसको ठीक से रवा कर लेना है। और उसके बाद उसको किनारे से थोड़ा सा ले करके और हल्के हल्के पानी के छींटे दे करके और फिर आप उसको हाथ में लोई बना बना करके उसको तल लें और बड़ा कुरकुरा सा बन जाएगा। सादा बिल्कुल। अगर आप इसमें कुछ ना भी डालें तो, और आप चाहते हैं तो उसमें सौंफ डाल सकते हैं, थोड़ा अच्छा स्वाद आएगा। और नारियल, कटे हुए नारियल भी डाल सकते हैं। और साथ में एक ठेकुआ बनाने का सांचा आता है, उस सांचे पर उस लोई को अगर रख दें तो उस शेप का बनता है, बाकायदा वो जैसे कशीदा करी मतलब कशीदा जैसे काढ़ा हुआ हो वैसा शेप में बनता है और जब तल के आता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इस रेसिपी के लिए हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
जो आई, तभी बात दिल की जुबां पे जो आई। ये जी चाहता है, ये हस्ती मिटा दूं, ये जी चाहता है, ये हस्ती मिटा दूं, ये जी चाहता है। तो ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। अब बिल्कुल वक्त नहीं है कि बोले बतियाएं या हम गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।